नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने चंपावत उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी। और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री अरुण सिंह ने की है। और उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के साथ ही बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी को इस चुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजय दिलानी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा चंपावत उपचुनाव के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और जिस प्रकार से हमने पूरे प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके सरकार बनाई है, उसी प्रकार से चंपावत उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। और सामने कोई प्रत्याशी टिकता चंपावत उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम की औपचारिक घोषणा हो चुकी है और 31 मई को वोटिंग होनी है। बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं कि आखिर बड़े मार्जिन से किस तरह सीएम पुष्कर सिंह धामी जीतेंगे। और चैलेंज भी है एक बड़ा। उधर कांग्रेस ने भी चंपावत सीट के लिए अपना पत्ता खोल दिया है। चंपावत से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। निर्मला गहतोड़ी को प्रत्याशी बनाया है चंपावत से। तो चंपावत से निर्मला गहतोड़ी चुनाव लड़ेंगी। नाम का ऐलान आखिरकार कांग्रेस ने कर दिया है। और जैसा कि एफएम न्यूज भी लगातार इस पर चर्चा करता रहा और बात सामने आई कि एक महिला प्रत्याशी बनाई जा सकती है, तो देखिए महिला प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। तीन नाम जिन पर चर्चा चल रही थी और आखिरकार महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी जिनके नाम की फिलहाल घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। तो कैलाश गहतोड़ी ने चंपावत सीट जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ दी थी और यहीं से ही निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी कि समीकरण साधने की पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है। जातिगत समीकरण साधा जा रहा है क्योंकि निर्मला गहतोड़ी जो कि ब्राह्मण जाति से ताल्लुकात रखती है और सबसे पहले वो चर्चा में आई थी जब उन्होंने शराब के विरोध में आंदोलन चलाया। काफी जगह ज्यादा जागरूक महिलाएं हैं, एक्टिव रहती हैं निर्मला गहतोड़ी। और दांव चला है कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी के नाम का। अब ये देखना होगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को निर्मला गहतोड़ी कितनी बड़ी टक्कर दे पाती हैं या फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी गहतोड़ी को टक्कर देते हैं। तो लंबे समय से देखिए सस्पेंस बरकरार था कि आखिर कौन होगा चंपावत से प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से। और ये सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ और प्रत्याशी बनाया है निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस ने। तो अपने सियासी पत्ते खोलते हुए सीएम धामी के सामने निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस ने उतारा है। 11 मई नामांकन की आखिरी तारीख होगी। तो दोनों ही उत्तराखंड की बड़ी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा आखिरकार कर दी है। सबसे पहले सीएम धामी और उसके बाद अब निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की तरफ से। ऐलान कर दिया गया।
तो 31 मई को होने जा रही चंपावत उपचुनाव के लिए उम्मीदवार को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए निर्मला गहतोड़ी को टिकट दे दिया है कांग्रेस ने, जो कि हरीश रावत सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त और 2 बार चंपावत में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, जहां से बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं खटीमा से चुनाव हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया गया उनको, और अब विधानसभा सदस्यता लेने के लिए चंपावत से चुनाव लड़ना सीएम धामी का जरूरी है, यहां से जीतना जरूरी है। और हेमेश खरकवाल रहे कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी लड़ेंगे चुनाव। उपचुनाव में पहली बार किसी महिला को टिकट बीजेपी ने दिया है। तो देखिए, चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव, धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी ने अपनी चंपावत सीट छोड़ी है। 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक ही चेहरे पर दांव खेल रही है। 2002 में और 2 से 2022 तक हेमेश खरकवाल कांग्रेस प्रत्याशी रहे। कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी चुनाव लड़ेंगी। उपचुनाव में पहली बार किसी महिला को टिकट बीजेपी ने, कांग्रेस ने महिला को टिकट दिया है और बीजेपी ने चंपावत सीट से हर बार नया चेहरा ही उतारा है। और देहरादून में बन रहे सैन्य धाम का समय पर तैयार करने के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ लगातार बैठक करनी शुरू कर दी है। साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री ने सैन्य धाम के निर्माण को गति देने के लिए अपने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग के सचिव, अपर सचिव, जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। और इस दौरान बीते 28-29 अप्रैल को उत्तर भारत के 3 प्रमुख युद्ध स्मारकों का अध्ययन कर लौटी टीम ने अपनी संस्तुतियों के संबंध में अपना प्रेजेंटेशन दिया है। तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि सैन्य धाम के निर्माण को 2023 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री जोशी ने सैन्य धाम जाकर स्थिति का जायजा भी लिया। देखिए, क्योंकि सैन्य धाम हमारी सरकार की प्राथमिकता है, नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको 2023 तक किसी भी हालत में हमने पूरा करना है। उसके लिए मैंने आज एक मीटिंग रिव्यू करने के लिए आज अपने कैंप कार्यालय पर आहूत की थी, जिसमें हमारे सचिव सैनिक कल्याण, अपर सचिव, हमारे डायरेक्टर, डीएम व कार्यदायी संस्था के सारे अधिकारी मौजूद थे। क्योंकि अभी एक टीम हमने पूरे देश में सैन्य धामों का अध्ययन करने के लिए भेजी थी कि जहां जहां पर सैन्य स्मारक है, और उसका अध्ययन करने के बाद सबसे बेहतरीन हम बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी ड्राइंग प्रस्तुत की है, सब चीजों का समावेश करते हुए एक विशाल सैन्य धाम 2023 तक हम पूरा करेंगे। और आज मैंने इनको निश्चित किया है, क्योंकि जिस भावना से, जिस भाव से हम सैन्य धाम को बना रहे हैं, जिस प्रकार लोग बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ को देखने के लिए आते हैं, इस सैन्य धाम को बनने के बाद लोग इसको भी देखने भारी संख्या में यहां पर आएंगे। और जब, क्योंकि ये स्थान मसूरी के रास्ते
और उत्तराखंड में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस से रिश्ता खत्म कर लिया है। दरअसल बिष्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के ही कुछ नेताओं पर भीतरघात करने का आरोप लगाया था और साथ ही बिष्ट ने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने खुलेआम बीजेपी प्रत्याशी के लिए काम किया, प्रचार किया और धन भी बांटा और अब इनके खिलाफ शिकायत की गई तो नेतृत्व ने कार्रवाई नहीं की है। बकौल बिष्ट, मेरा मन बेहद आहत है। आज की तारीख से मेरा कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रह गया है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। हरीश रावत ने कहा कि हार के मिथक को तोड़ने के लिए नई तरह से तैयारी करनी होगी। हरीश रावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में जीत हासिल कर सकेगी और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ता संगठन की मजबूती के लिए काम करें। और भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ क्योंकि आज सुबह बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए। सुबह 6:25 पर कपाट खुले। विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। भारी संख्या में भक्त भी दर्शन के लिए मौजूद रहे और 10 कुंतल फूलों से बाबा केदार का मंदिर सजाया गया। कपाट खुलने से पहले धाम में बर्फबारी भी हुई। केदारनाथ धाम में तापमान 0 से नीचे चला गया, फिर भी आस्था का सैलाब नहीं डिगा और केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के बाद जैसा कि खोले गए हैं। आपको ये भी बता दें कि 2 साल केदारनाथ धाम के कपाट नहीं खुले थे और अब आम श्रद्धालु इस दौरान मौजूद हैं। कोरोना काल में कपाट खुलने के दौरान कई प्रतिबंध लगाए गए थे। और केदारनाथ धाम का अद्भुत नजारा आप 4 तस्वीरों के माध्यम से देखें। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले, इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सीएम धामी भी इस दौरान दर्शन के लिए पहुंचे और दर्शन के लिए श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसा कि हमने आपको बताया कि 0 से नीचे तापमान चला गया, इसके बावजूद आस्था का जो सैलाब था वो डिगा रहा और डगमगाया नहीं। और उधम सिंह नगर के थाना पुलभट्टा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 30 लाख की 200 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि आरोपी युवक उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर उधम सिंह नगर जनपद में सप्लाई करने का काम किया करता था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी युवक को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 200 ग्राम स्मैक भी बरामद की है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पुलभट्टा थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक अपाचे बाइक पर सवार होकर आ रहे युवक को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक बरामद की। डिस्ट्रिक्ट उच्च अधिकारियों के निर्देशों पे लगातार अभियान चलते रहते हैं चेकिंग पे। इसी दौरान जो है जानकारी मिली तो उसमें चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जो है एक व्यक्ति नईम खान जो कि सीबीगंज बरेली के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपये है। तो इसकी बरामदगी से निश्चित रूप से क्षेत्र में जो नशे की प्रवृत्ति है उसको उसमें कमी आएगी और जो इस प्रकार का व्यापार करते हैं उनको डेफिनेटली एक मैसेज मिलेगा कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है और हम लोग इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। साथ ही ये भी जानकारी आई, इसमें कुछ हमें लिंक मिले हैं कि ये कहाँ से लाते थे और कहाँ पर ये सेल आउट इसको करते थे, तो वो चीज़ें भी हम लोग उसमें वर्कआउट कर रहे हैं और उनके भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो पकड़ा गया आरोपी इतिहास भी है, किला थाने से पहले भी जेल जा चुके हैं स्मैक की तस्करी में और इस पे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने टीम को प्रोत्साहित करते हुए और उस गुड वर्क के लिए 5000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। सर, ये कहाँ में और इससे आगे भी ये सप्लाई करते थे और बाकी जानकारी इनके चैनल की जा रही है और सारा एनालिसिस किया जाएगा। विवेचना के दौरान सभी तत्वों पर इसमें जाँच की जाएगी और जो आते हैं प्रकाश में
तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील भी करना चाहते हैं कि बच्चों को इस व्यसन से दूर रखें और अपने बच्चों को निगरानी रखें। यदि कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति आप लोगों को लगता है कि कोई संदिग्ध ऐसे काम में संलिप्त है, कोई तस्करी कर रहा है या बेच रहा है इस चीज़ को, तो आप हमें सूचना दें। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं और उसमें आपका नाम पता बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा और जो भी सूचना होगी उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग चलाते हैं बेसिकली नशे पर दो तरह से वार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। एक तो जो ये व्यापार कर रहे हैं उनको पकड़ना, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, गैंगस्टर आदि की उनकी संपत्ति कुर्क कराना, और साथ में जो है दूसरी तरफ से इसमें जागरूकता ला करके, क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, इसीलिए उसकी डिमांड यानी कि मांग कम करने के लिए जो भी स्कूल कॉलेज उनमें समय समय पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। और हमारी जनता से लगातार अपील रहती है कि अपने बच्चों को इस व्यसन से दूर रखें, उन पर ध्यान दें, उनको समय दें, ताकि बच्चे इस प्रकार की प्रवृत्ति में न जाएँ। सर 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। सर फतेहगंज से किया एसटीएफ जो हमारे पूरे स्टेट लेवल का एडीटीएफ है, जो हमारे पूरे राज्य स्तर की एडीटीएफ है, उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में पकड़े भी हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो उनको आश्रय देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई हुई है। तो जो ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम हो रहा है, हम उसको ऑर्गेनाइज तरीके से डील भी कर रहे हैं स्टेट लेवल से, और ये अभी भी हमारे प्रयास जारी हैं। और पूरी कोशिश हम लोगों की रहती है कि यूपी पुलिस हो या कोई भी अंतर्राज्यीय गिरोह यदि मिलता है तो हम उसको अंतर्राज्यीय सीमाओं में ही उनको संपर्क करके उसका हम लोग उसके खिलाफ कड़ी डिस्ट्रिक्ट उच्च अधिकारी। और गढ़वाल के चारधाम यात्रा में नकली नोट की बड़ी खेप चलाने का भंडाफोड़ देवप्रयाग पुलिस ने किया है। दरअसल बता दें कि पुलिस ने यहां 200 के नकली नोटों के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी शामिल है। तो वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक देवप्रयाग के पास मूलिया गांव में पिछले मंगलवार को श्रीनगर की ओर जाते 4 लोगों ने सिगरेट लेने के लिए एक दुकानदार को 200 का नोट दिया और साथ ही एक अन्य दुकानदार से भी कुछ सामान लेने पर भी 200 का नोट दिया गया। बुधवार शाम वापसी के समय भी इन्हीं 4 लोगों ने मूलिया गांव में सिगरेट लेने के लिए दुकानदार को फिर से 200 का नोट थमा दिया और इस बीच दोनों दुकानदारों को इन नोटों को लेकर शक होने लगा, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को जानकारी दी और फिर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। और हल्द्वानी में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों के राशन में बिल्कुल भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों का राशन डकारने वाली फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी और उनसे अब तक ले गए राशन की रिकवरी करने की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी राशन कार्ड लेने वालों और कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। कार्ड धारकों पर शिकंजा कसने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है और इसकी सूचना विभाग गोपनीय रखेगा। की लड़ाई मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में ये उसके अंतरात्मा ये बात निहित है और लगातार हम लैंगिक समानता को लेकर काम कर रहे हैं। यदि हम नंदा गौरा योजना की बात करते हैं तो पैदा होने वाली बालिका को हम 11,000 रुपये देते हैं और ऐसा करने वाला स्टेट मात्र उत्तराखंड है। और उसके पढ़ने लिखने के लिए जो है 12वीं तक वो 12वीं करने के उपरांत में उच्च शिक्षा के लिए अगली कक्षा में एडमिशन लेने पर उसको 51,000 की धनराशि हम लोग दे रहे हैं। ये कोशिश है कि लैंगिक समानता आ सके। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी किट हम लोग दे रहे हैं कि हमारी माँ जो इन बच्चियों को पैदा करती है वह भी लक्ष्मी है, पैदा होने वाली भी लक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी किट की आखिरकार अभिभावकों को किसी प्रकार से ये बोझ ना महसूस होने पड़े कि लड़की पैदा हुई तो अब हमारे को ये सामग्री लेने में हमें तकलीफ है, वो सामग्री हमें लेने में तकलीफ है। एक पूरा किट जो है बच्चियों की आवश्यकताओं को लेकर और माँ की आवश्यकताओं को लेकर और पोषण को ध्यान में रखते हुए किट प्रॉपर उनका बनाया गया है और यह भी कोशिश है कि ये लैंगिक समानता को हम बढ़ावा दे सके। इसके साथ साथ में पोषण अभियान के तहत में बच्चियों के लिए हो या तो बच्चों के लिए हो तो माँ के लिए हो, हम लोग लगातार अपने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, चूँकि अब आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं, हम लोग पोषण अभियान के तहत उनको दूध, केला, अंडा ये हम उनको लगातार दे रहे हैं। हफ्ते में 3 से 4 दिन उनको मिलता है। तो ये लगातार प्रयासरत है कि लैंगिक समानता हमारे यहाँ बढ़े। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जहाँ पर हम लोग 5,000 की धनराशि पैदा होने वाले बच्चे को देते हैं। तो यह भी अपने आप में समानता को लाने के लिए कोशिश है। और वर्तमान स्थिति में यदि हम उत्तराखंड की
की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो लैंगिक समानता का आंकड़ा है वो अब पहले से बेहतर हुआ है। आज 1000 लड़कों के ऊपर 960 बालिकाएं हैं और जनपद नैनीताल ने इसमें प्रोग्रेस दिखाई है। जनपद के हमारे अधिकारी बधाई के पात्र हैं और यहाँ के लोग भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस देवभूमि को देवी की भूमि बनाने में जो है अपना सहयोग प्रदान किया। कि लड़ाई चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।